नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम बी द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जिसकी इकाई 2 का अंतिम चैप्टर प्रांतीय राज्यों का उदय, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जिस स्वतंत्र तुर्की राज्य अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, वह सल्तनत तुगलक सुल्तानों के समय यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया। वह सल्तनत विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया और यह सल्तनत उत्तर में जो है उत्तर में पंजाब से लेके दक्षिण में महाबर तक और उत्तर में पंजाब से लेके दक्षिण में महाबर तक और पूर्व में जो है वह बंगाल से लेके पश्चिम में गुजरात तक का संपूर्ण भूभाग जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल किया गया या सम्मिलित कर लिया गया था। परंतु तुगलक वंश के शासन के दौरान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान काफ़ी सल्तनत का विस्तार हुआ, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। लेकिन इसी के शासनकाल के दौरान जो है काफ़ी विद्रोह हुए। इनकी कुछ गलत नीतियों के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों के कारण काफ़ी भयंकर विद्रोह हुए। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों जगह काफ़ी विद्रोह हुए, लेकिन अधिकांश विद्रोहों को जो है दबा दिया गया। लेकिन दक्षिण भारत के विद्रोहों को जो है मोहम्मद बिन तुगलक दबा नहीं पाया और इसी के शासनकाल के दौरान जो है दक्षिण भारत में जो है 2 स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय होता है, जिसमें एक विजयनगर और दूसरा जो है वो था बहमनी। 2 स्वतंत्र राज्य बनते हैं, 2 स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। और इसी के साथ साथ इसी के समय में जो है बंगाल जो था वह भी स्वतंत्र हो गया। और इसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सुल्तान बनता है। फिरोज तुगलक जितनी सल्तनत बची थी उसे संभालने में काफ़ी हद तक सफल रहा। हालांकि वह राज्य विस्तार तो नहीं कर पाया, लेकिन जो सल्तनत बची थी, जो सल्तनत के राज्य बचे थे, उनका उसने जो है सुदृढ़ रूप से प्रशासन किया। लेकिन जैसे ही फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वह काफ़ी निर्बल और अयोग्य थे। और ऐसे अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में जो है सल्तनत का विघटन होना प्रारंभ हो गया। कई राज्यों ने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अपने को जो है स्वतंत्र शासक घोषित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। जैसे जो है जौनपुर, मालवा, गुजरात आदि के जो राज्यपाल थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और उसके साथ जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान विजयनगर, बहमनी और बंगाल एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में उभरे। और उसी प्रकार फिरोज तुगलक के बाद जो है मालवा, जौनपुर, गुजरात
आदि जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बने, यानी कि वह दिल्ली सल्तनत से मुक्त हो गए और अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दिया। विजयनगर जो दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण प्रांतीय राज्य है, विजयनगर की स्थापना की बात करें तो विजयनगर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस विजयनगर की स्थापना हुई। इस विजयनगर की स्थापना में जो है हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। और इस विजयनगर की स्थापना में जो है उनके गुरु जो है विधारण्य, माधव विधारण्य, और उसके छोटे भाई जो सायणाचार्य नाम था, जिनका जो वेदों के टीकाकार थे, काफ़ी विख्यात और प्रसिद्ध थे। इसकी विजयनगर की स्थापना में जो है इनका काफ़ी सहयोग मिला, यानी उनके गुरु माधव विधारण्य और उनके छोटे भाई सायणाचार्य जो है उनका इनमें विजयनगर की स्थापना में काफ़ी सहयोग मिला। और इन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की, जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित था, और इनको अपनी राजधानी बनाया। हरिहर और बुक्का जो है ये दोनों ही संगम के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम संगम था। तो विजयनगर के जो शासक, इन्होंने जो जिस वंश की स्थापना की उसे संगम वंश कहा जाता है। संगम वंश के नाम से जाना जाता है। तो हरिहर यानी कि 1337 ईस्वी में जो है विजयनगर की स्थापना, 1336 या 37 ईस्वी, 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। और इसके वंश को जो है, ये दोनों संगम के पुत्र थे, तो इस वंश को संगम वंश कहा जाता है। हालांकि इन दोनों भाइयों ने जो है कोई उपाधि ग्रहण नहीं की थी, और न ही कोई महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की, ना किसी प्रकार सम्राट की उपाधि धारण की, कोई उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने जो है विस्तारवादी नीति का अनुसरण करके अपने नव स्थापित राज्य का विस्तार किया, यानी इन दोनों भाइयों ने जो है किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं की थी, और इन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। तो सबसे प्रथम जो है हरिहर या इसे हुक्का भी कहीं नाम दिया गया है, हुक्का, हरिहर प्रथम शासक बनते हैं विजयनगर के। और यह जो है 1336 से लेके 1356 तक, 36 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक जो है विजयनगर का प्रशासन संभालते हैं। और हरिहर काफ़ी साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता थे, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इन्होंने 1346 ईस्वी में जो है होयसल पर अधिकार कर लिया, और 1347 ईस्वी में इन्होंने कर्नाटक के कदम राज्य का भी विलय अपने विजयनगर में कर लिया। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था। इसकी उपाधि जो थी एक समुद्र का अधिपति, एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था इस हरिहर प्रथम को, जिन्होंने लगभग 1336 से लेके 1356 तक जो है शासन किया। इनका समकालीन बहमनी शासक जो था वो था अलाउद्दीन गंगू। इनका समकालीन शासक जो था, बहमनी शासक था, वह था अलाउद्दीन गंगू। इनका समकालीन शासक था अलाउद्दीन गंगू। हरिहर की कोई संतान नहीं थी, और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो है अपनी मृत्यु से पूर्व ही इन्होंने अपने भाई बुक्का जो थे
इनके भाई थे उनको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इनकी मृत्यु के बाद बुक्का जो है राजा बनता है। तो दूसरा शासक विजयनगर का बुक्का। बुक्का ने जो है 1356 से लेके 1377 ईस्वी तक, 56 से 1377 ईस्वी तक जो है शासन कार्य किया और इनकी उपाधि जो थी वह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधियां जो इनके पास थी, यानी इन्होंने उपाधियां धारण की, इनको उपाधि दी गई, वो थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और इसके साथ साथ इसे जिस प्रकार हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा जाता था, तो उसी प्रकार बुक्का को जो है 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। इसकी एक और उपाधि थी 2 समुद्रों का अधिपति, ये इसकी उपाधि थी, 2 समुद्रों का अधिपति और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये इसकी उपाधि थी। इसी के शासनकाल के दौरान, यानी बुक्का प्रथम के शासनकाल, इसे प्रथम भी कह सकते हैं या बुक्का प्रथम, तो जो है बुक्का प्रथम, इसी के शासनकाल के दौरान जो है 1367-68 ईस्वी में 1367-68 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी के बीच विजयनगर वर्सेज विजयनगर और बहमनी के बीच युद्ध होता है। भारतीय इतिहास में इस युद्ध का काफी महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इस युद्ध के दौरान सर्वप्रथम जो है तोपों का प्रयोग किया गया। तो इस युद्ध का महत्व क्या है? इस युद्ध का महत्व है कि सर्वप्रथम युद्ध में तोपों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ इसमें एक और विशेषता है इस युद्ध की कि इस युद्ध में एक संविधान बनाया गया, एक संविधान बनाया कि युद्ध के दौरान आम जनता को नहीं मारा जाएगा, यानी आम जनता को जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा, न ही उसकी हत्या की जाएगी। आम जनता को मारा नहीं जाएगा या न ही उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया जाएगा। तो बुक्का प्रथम के समय जो है 1367-68 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी के बीच में युद्ध होता है। यह युद्ध भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। यानी प्रश्न बनता है अगर ये कि भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग का उल्लेख कहाँ मिलता है या कहाँ किया गया, तो सर्वप्रथम तो भारत में तोपों का प्रयोग, जो युद्ध में तोपों का प्रयोग विजयनगर और बहमनी के बीच युद्ध में किया गया था। और इसके साथ साथ इसका एक और महत्व है कि इस युद्ध में यह संविधान बनाया गया कि युद्ध के दौरान आम जनता को मारा नहीं जाएगा, न ही उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस युद्ध का काफी महत्व है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी के बीच की सीमा स्वीकार किया गया। यानी इस युद्ध के बाद जब समझौता हुआ तो जो कृष्णा नदी थी उसे विजयनगर और बहमनी के बीच की सीमा दी गई। इस युद्ध के दौरान जो समझौता हुआ उसमें कृष्णा नदी को जो है विजयनगर और बहमनी के बीच की सीमा निर्धारित की गई। और इसके साथ जो है बाद में 1370-71 में मदुरा एवं रामेश्वर को विजयनगर में मिला लिया गया। यानी बुक्का प्रथम द्वारा जो है 1370-71 में मदुरा और
रामेश्वरम को जो है विजयनगर में मिला लिया गया। उसके बाद शासक बनते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ये जो है वो विजयनगर के शासक बनते हैं। हरिहर द्वितीय जो 1377 से लेकर 1404 तक से 1404 ईस्वी तक जो है विजयनगर पर शासन करते हैं। वेलूर अनुदान लेख में इसे राजव्यास एवं राज वाल्मीकि कहा गया है, यानी वेलूर अनुदान है उसमें हरिहर द्वितीय को राजव्यास और राज वाल्मीकि कहा गया है। यह विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज एवं राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, यानी इससे पूर्व जितने भी शासक हुए उन्होंने महाराजा धीराज या राज परमेश्वर की उपाधियां धारण नहीं की थी, जबकि इन्होंने जो है महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये प्रथम हरिहर द्वितीय जो है प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज एवं राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके मंत्री माधव ने बहमनी सेना को पराजित कर गोवा बंदरगाह, सप्त कोंकण, बेलगांव, उत्तरी कोंकण तट पर स्थित चोल तथा दंभोल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और इसके साथ 1398 ईस्वी में पंगल दुर्ग को भी विजित कर लिया। तो ये थी हरिहर द्वितीय की उपलब्धियां। इसके बाद 1406 से लेके 1422 तक शासक बनते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम शासक बनते हैं और ये जो है 1406 से लेके 1422 तक 1422 ईस्वी तक जो है शासन कार्य संभालते हैं देवराय। इसके समय में फिरोज शाह बहमन ने वेलवों एवं रेडियो की मदद से विजयनगर पर आक्रमण किया, यानी जो उस समय तत्कालीन समकालीन शासक था इसका देवराय प्रथम का, वह शासक था फिरोज शाह बहमन, जिसने रेडियो और वेलवों की सहायता से या उनकी मदद से जो है विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। इस जो विजयनगर और बहमनी के बीच में जो युद्ध होता है उसे सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। यानी जो युद्ध हुआ देवराय प्रथम और उस बहमनी शासक के साथ जिन्होंने जो है रेडियो और वेलवों की मदद लेके विजयनगर पर आक्रमण किया, तो इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध के बाद समझौता होता है और इसमें जो है क्योंकि देवराय प्रथम युद्ध में काफ़ी भारी पड़ जाते हैं तो फिर जो है फिरोज शाह बहमन शाह समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर समझौता होता है, संधि होती है दोनों के बीच और समझौते के अनुसार जो है फिरोज बहमन अपनी पुत्री का विवाह जो है देवराय प्रथम के साथ विजयनगर में ही संपन्न करते हैं, यानी अपनी फिरोज शाह बहमन अपनी पुत्री का विवाह देवराय प्रथम के साथ कर देते हैं। देवराय प्रथम की एक और विशेषता यह है कि सबसे पहले जो है सेना में मुसलमानों की भर्ती देवराय प्रथम ने ही की थी, यानी जो सेना में मुसलमानों की भर्ती का काम जो है वह सबसे पहले देवराय प्रथम ने ही किया था। सर्वप्रथम सेना में देवराय प्रथम ने किया। ऐसा मान
मुस्लिम सैनिक थे, यानी 10,000 जो है मुस्लिम सैनिक इसकी सेना में थे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है तुंगभद्रा नदी पर 24 किमी लंबी नहर और हरिभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किया और विजयनगर की किलेबंदी भी की। इनके बाद वीर विजय शासक बनते हैं। वीर विजय जिन्होंने जो है 1422 से लेकर 1430 तक, 22 से 1430 ईस्वी तक लगभग 8 वर्ष शासन किया, लेकिन इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है। इसके बाद बनते हैं देवराय द्वितीय। देवराय देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय जो है 1425 से लेकर 1446 तक शासन करते हैं। ईस्वी तक जो है शासन कार्य करते हैं। इनकी उपाधि इमांडी देवराय, इनकी उपाधि जो थी इमांडी देवराय, इमांडी देवराय और प्रोधा, प्रोधा, और इसके साथ साथ इनकी एक और उपाधि थी गज वेटकर, यानी कि हाथियों का शिकारी। तो ये इनकी उपाधियां थी देवराय द्वितीय की। ये खुद काफी, इन्होंने जो है 2 रचनाएं भी की जो महासुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र के नाम से जानी जाती है। इन्होंने रचनाएं की। यह संगम वंश का सबसे महान शासक था। अपनी सेना में लगभग 2000 तुर्क धनुधारियों की सर्वप्रथम नियुक्ति इन्होंने की, यानी देवराय, इन्होंने जो है देवराय द्वितीय ने जो है अपनी सेना में तुर्क धनुर्धारी, तुर्क धनुर्धारियों की नियुक्ति देवराय द्वितीय द्वारा की गई और लगभग 2000 जो है तुर्क धनुर्धारी इन्होंने नियुक्ति की। देवराय द्वितीय ने सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई। उसने मुसलमानों को राज्य में मस्जिद निर्माण की भी स्वतंत्रता दी, यानी देवराय द्वितीय जो थे वह काफ़ी धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे और इन्होंने जो है शासक बनने के बाद अपने सिंहासन के पास जो है कुरान की प्रति भी रखवाई और इसके साथ साथ उन्होंने जो है मुसलमानों को विजयनगर में मस्जिद निर्माण की भी छूट प्रदान की कि आप मस्जिद का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो है देवराय द्वितीय ने श्रीलंका, कविलोन, पुलिकैट, पैगु तथा तेनासरीम से कर वसूला। कोड बिंदु यानी आंध्र प्रदेश को अपना साम्राज्य का अंग बनाया। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इसके दरबार में 34 कवि रहते थे, जिनमें कन्नड़ कवि चामरस कुमार व्यास, तेलुगु कवि जो है श्रीनाथ एवं संस्कृत के दिमा जो है प्रमुख थे। श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की और उसका जो है कणिकाभिषेक भी किया गया, यानी कि उस पर जो है सोने की वर्षा की गई, स्वर्ण वर्षा की गई। किस पर? श्रीनाथ पर, जिसे कवि सार्वभौम की उपाधि देवराय द्वितीय द्वारा दी गई। इसके साथ साथ इन्होंने विठल स्वामी मंदिर के निर्माण की भी शुरुआत की और इसके साथ इसी के समय जो है फारस का अब्दुल रजाक कालीकट से विजयनगर आया था। यह महत्वपूर्ण बात है कि विजयनगर में जो है अब्दुल रजाक नाम का यात्री जो है वह देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही अब्दुल रजाक नाम का यात्री जो है कालीकट से विजयनगर इसी के शासनकाल
दौरान आया था। मल्लिकार्जुन शासक बनते हैं देवराय के बाद। मल्लिकार्जुन जो लगभग 1446 से लेके 1465 ईस्वी तक 1465 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनकी उपाधि जो है मुम्माडी प्रौढ़ देवराय थी और इसके साथ गजवेटकर भी इसकी उपाधि थी। इसका शासनकाल संगम वंश का ह्रास और पतन का काल प्रारंभ हो गया था। बहमनी सुल्तानों ने वेलवों की राजधानी राजकोट पर अधिकार कर लिया इसके शासनकाल के दौरान, और कपिलेंद्र जो गजपति उड़ीसा का गजपति था ने कोडविडू एवं उदयगिरी के दुर्गों को जीत लिया। मल्लिकार्जुन का समसामयिक नाटककार गंगादास था। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था, यानी संगम वंश के अंतिम जो शासक था, अंतिम संगम वंश का शासक था वह था विरूपाक्ष सेकंड, यानी द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय इनका अंतिम शासक था। इसकी हत्या पुत्र ने कर दी और स्वयं शासक ने बनकर प्रौढ़ देवराय को शासक बना दिया। और इसी समय में चंद्रगिरी के सूबेदार सालू नरसिंह ने ईश्वर नायक या नरसा नायक के माध्यम से विजयनगर में सत्ता का परिवर्तन करवा दिया। इसे प्रथम बलाहार कहा जाता है, यानी प्रथम बलाहार जो है, यानी जिससे जो है संगम वंश का अंत होता है और सालू वंश प्रारंभ होता है। बल्ला प्रहार प्रथम बलाहार जिसमें संगम वंश का अंत और सालू वंश का प्रारंभ। सालू वंश प्रारंभ होता है और इस प्रथम बलाहार से संगम वंश का अंत और सालू वंश का प्रारंभ होता है। सालू वंश में नरसिंह सालू, जिसने 1480 से लेकर 1490 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह अपने वंश का संस्थापक ही नहीं अपितु इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। तुलु प्रदेश पर इसने अधिकार किया, घोड़े का व्यापार पुनः प्रारंभ किया। मृत्यु के बाद क्रमशः तिम्भूप एवं इमाडी नरसिंह शासक बने और इनका संरक्षक नरसा नायक था जो कि वास्तविक शासक था, यानी जो तिम्भूप और इमाडी जो नरसिंह शासक बने वह नाम मात्र के शासक थे, जबकि इनका जो वास्तविक संरक्षक जो था नरसा नायक वह एक वास्तविक शासक था। द्वितीय बलाहार यानी वापस शासन परिवर्तन होता है। प्रथम बलाहार में जो है संगम वंश का अंत और सालू वंश का प्रारंभ होता है, और द्वितीय बला प्रहार में बला प्रहार जो 1505 ईस्वी में होता है, इसमें जो है नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने जो है अंतिम शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर वंश परिवर्तन कर दिया। द्वितीय बलाहार से सालू वंश का अंत और तुलु वंश की स्थापना हुई। इससे जो है सालू वंश जो पहले हुआ था इसका अंत और तुलु वंश का प्रारंभ होता है। तुलु वंश प्रारंभ होता है। तुलु वंश की स्थापना जो है नरसिंह इमाडी नरसा नायक के वीर पुत्र नरसिंह ने की। तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 तक चला। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। उपाधि भुजबल धारण की। तुलु वंश के वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे और इनकी उपाधि थी
वीर भुजबल, वीर भुजबल इनकी उपाधि थी। वीर नरसिंह ने पुर्तगालियों से मैत्री स्थापित करने के उद्देश्य से पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा के पास एक दूत मंडल भेजा था और संधि के तहत वह पुर्तगालियों द्वारा आयातित सभी घोड़े खरीद लेता था। यानी जो अल्मीडा था पुर्तगाली गवर्नर, उनसे इनके संधि की और उनसे ये संधि के दौरान ये कहा गया कि आपसे जो जितने भी घोड़े होंगे मैं स्वयं सारे घोड़े खरीद लूँगा। तो संधि के तहत सारे घोड़े खरीद लेता था और पुर्तगालियों ने उसे बुस बलराव नाम दिया। पुर्तगालियों ने जो है इसको बुस बलराव नाम दिया। इसके बाद कृष्णदेवराय शासक बनते हैं। 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेवराय विजयनगर का सबसे महान शासक था। यानी इनसे पहले जितने भी शासक थे उन सबसे महत्वपूर्ण या महान शासक कहें तो वह कृष्णदेवराय था, जो 1509 ईस्वी में शासन पर बैठा। इनकी उपाधि जो है विष्णुचित, यवनराज स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज आदि इनकी उपाधियां थी। कृष्णदेवराय ने सर्वप्रथम एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का निर्माण किया और राज व्यवस्था में अनेक सुधार करके राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया। एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन किया। सबसे पहले विद्रोही सामंतों की शक्ति का उन्होंने दमन किया। बहमनी के महमूद शाह को बुरी तरह से इन्होंने पराजित किया और पराजित करके रायपुर के दुर्ग तथा दोआब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 1513 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति यानी शासक प्रताप रुद्र को पराजित किया और प्रताप रुद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से करके उसके साथ संधि कर ली। 1520 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण करके सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को इन्होंने पराजित किया और बीजापुर को पूरी तरह से रौंद डाला और गुलबर्गा के किले को तहस नहस कर दिया। कृष्णदेवराय काफ़ी शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए और इन्होंने बहुत कुछ कार्य किए और इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक महान विजेता के साथ साथ एक योग्य शासक भी थे और वह विद्वान भी थे तथा कलाओं एवं साहित्य का भी संरक्षक था। अपनी माँ की याद में उन्होंने नागलपुर शहर बसाया। कृष्णदेवराय ने अपनी माँ की याद में नागलपुर शहर बसाया और उसने प्रसिद्ध हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया। यानी हजारा मंदिर का निर्माण और नागलपुर इनकी बहुत सारी उपाधियां थी, जिसमें से जो राज था पन्नाचार्य मुख्य इसकी थी उपाधि और इसके साथ साथ इन्होंने जो है नागलपुर या जिसे नगलापुर भी कहा जाता है अपनी माँ की याद में नगर बसाया और इसके साथ साथ हजारा मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा करवाया गया। हजारा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया और उसके दरबार में अष्ट दिग्गज थे। जिस प्रकार गुप्त विक्रमादित्य में अष्ट कवि थे तो उस अष्ट विद्वान थे, उसी प्रकार इसके दरबार में भी 8 दिग्गज कहे जाने वाले 8 प्रसिद्ध 8 विद्वान रहते थे। अष्ट दिग्गज में जो है प्रमुख अलसानी पेदन था। अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेवराय में ही थे के शासन काल में थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा गया, अष्ट दिग्गज कहा गया, जिसमें से अलसानी पेदन जो है प्रमुख थे। और इसके साथ साथ उस जिसे जो है आंध्र का राजकवि की उपाधि इन्होंने प्रदान की। स्वयं ने यानी कि कृष्णदेवराय स्वयं ने आमुक्त माल्यद तेलुगु में एक काव्य की रचना की। संस्कृत में जामवती कल्याणम नाटक, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम गाथा पर उषा परिणय, मदालसा चरित्र आदि का भी आलेखन किया। उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने सिंहासन मंच, जिसे विजय भवन भी कहा जाता है, का निर्माण कराया। इन्होंने जो है सिंहासन मंच उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्रदेव पर विजय के उपलक्ष्य में सिंहासन मंच का निर्माण कराया, जिसे विजय भवन भी कहा जाता है।
जिसे विजय भवन भी कहा जाता है, का निर्माण इन्होंने करवाया। विजय भुवन, विजय विश्व विजय या भुवन कहा जाता है, विजय भवन कहा जाता है, का निर्माण कराया। कृष्णदेवराय का राज दरबार भुवन विजय यानी विश्व विजय के नाम से विख्यात था। जो कृष्णदेवराय का दरबार था वह विश्व विजय या भुवन विजय के नाम से जाना जाता था, विख्यात था। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद अच्युत राय उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 1530 ईस्वी से लेके 1542 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय सिंहासन पर बैठा। यह एक निर्बल शासक था। उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर राजा की सारी शक्ति उसके मंत्री राम राय ने कब्जा कर लिया। यानी कि यह सदाशिव राय एक दुर्बल अधिकारी था, शासक था, और इसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर एक राम राय नाम के मंत्री ने जो है शासन पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। तालीकोटा का युद्ध, इसी के सदाशिव राय के शासनकाल के दौरान ही तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध होता है और यह युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है। 1565 ईस्वी में ये तालीकोटा का युद्ध होता है। इसके अनेक नामों से भी जाना जाता है, जिसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। इसे राक्षस तगड़ी, राक्षस तगड़ी, और भी इसके नाम बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे इसे बनीहट्टी का युद्ध भी कहा गया है, कृष्ण का युद्ध भी कहा गया है, और विजयनगर के इतिहास का वाटरलू भी कहा जाता है। यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस युद्ध में जो है जो मुस्लिम राज्य थे, दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, मुख्य रूप से 5 मुस्लिम राज्य थे, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर ये थे। लेकिन बरार को छोड़कर इन 4 राज्यों ने जो है एक संगठन बना लिया। 4 राज्य कौन कौन से? अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन चारों ने जो है मिलकर एक संयुक्त सेना का गठन किया और इन चारों की सेनाओं ने जो है संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया 23 जनवरी 1565 को, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसे राक्षस तगड़ी, बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसके अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे विजयनगर इतिहास का वाटरलू भी कहा गया है या कृष्ण का युद्ध भी कहा गया है, आदि नामों से पुकारा जाता है, जो होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को युद्ध क्षेत्र में। और इस संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और इस संघ का जो मुस्लिम संघ का जो प्रमुख था वह अली आदिल शाह था तथा विजयनगर की ओर से सदाशिव राय के प्रधानमंत्री राम राय ने जो है युद्ध का संचालन किया, लेकिन राम राय बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका वध कर दिया जाता है। मुस्लिम सेना ने विजय के बाद जो है विजयनगर पहुंचकर इस बहुत सुंदर से नगर को जो है काफ़ी तहस नहस कर दिया, बड़ी निर्दयता के साथ उसका तहस नहस कर दिया। इसका वर्णन करते हुए ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक सेवेल लिखते हैं, यानी अपनी रचना सेवल जो अपनी रचना ए फॉरगॉटन एम्पायर में लिखते हैं कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का था। यानी सेवल अपनी रचना ए फॉरगॉटन एम्पायर में लिखते हैं कि ऐसे समृद्धिशाली और संपन्न राज्य का इतिहास में कभी अचानक सहसा तहस नहस या विनाश नहीं किया गया जैसा कि जो है विजयनगर का हुआ था। तो इस प्रकार ये बात करते हैं विजयनगर के बारे में। उसके बाद अरविंदु वंश और विजयनगर साम्राज्य का पतन। उसके बाद अरविंदु वंश यानी पहले संगम वंश, उसके बाद सालू वंश के बाद में तुलु वंश और तुलु वंश के बाद में जो है ये अरविंदु वंश का शासन होता है।
और इस वंश के साथ ही विजयनगर का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। तालीकोटा युद्ध के बाद रामराय का भाई तिरुमाल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय को अपदस्थ करके उसने समय को जो शासक बना बैठा तथा पतनशील कर्नाटक साम्राज्य का उद्धार की उपाधि धारण की तथा अरुवंदु वंश की नींव डाली। यानी अरुवंदी वंश की नींव डालने वाले जो है वो रामराय के भाई तिरुमाल थे, उन्होंने अरविंदु वंश की नींव डाली। उसके सभी उत्तराधिकारी अयोग्य और दुर्बल सिद्ध हुए और उनके समय में साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था, यानी अरविंदु वंश का अंतिम जो शासक था वह रंग तृतीय था। इसके समय में सामंतों ने विद्रोह कर दिया तथा श्रीरंगपट्टम, मदुरा, तंजौर, वेदनूर सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी और इस तरह विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यानी अरविंदु शासन काल के दौरान हो जाता है, एक विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। तो विजयनगर में 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, उसके बाद तुलु वंश, सालू वंश के बाद में तुलु वंश और तुलु वंश के बाद में जो है अरविंदु वंश। विजयनगर में शासन प्रशासन कैसा था? तो इसमें जो है प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा आता था जिसे राय कहा जाता था, वह शासन का केंद्र बिंदु था। विजयनगर शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, यानी विजयनगर के जो शासक थे वो भगवान विरूपाक्ष की ओर की तरफ से शासन करने का दावा करते थे। उसके बाद युवराज का पद होता था, राजा के बाद युवराज का पद होता था। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर देता था, यानी अपने जीवन काल के दौरान ही युवराज को नियुक्त कर लेता था ताकि जो उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है वह उस संघर्ष को टाला जाए, उस संघर्ष को खत्म कर दिया जाए। और युवराज का राज्याभिषेक संस्कार पटाभिषेक कहलाता था। जब युवराज का राज्याभिषेक किया जाता था, संस्कार किया जाता था राज्याभिषेक का, तो उसे पटाभिषेक कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन में मुख्य रूप से 3 संस्थाएं थी, राज परिषद, सामान्य परिषद और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी जिसमें 20 सदस्य होते थे और इसका बैठक स्थल जो है वेंकट विलास मंडप कहलाता था। यानी जो मंत्री परिषद की बैठक होती थी उसमें 20 सदस्य होते थे और बैठक स्थल जो है वेंकट विलास मंडप कहलाता था। अधिकारी महाप्रधानी या प्रधानी तथा अध्यक्ष सभानायक कहलाता था। साम्राज्य विभाजन, यानी विजयनगर को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो विजयनगर में को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को राज्य, मंडल या चावड़ी कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन में जो प्रांतों में राज्य विभक्त था तो प्रांतपति को मंडलेश्वर दंडनायक कहा जाता था। प्रांतीय शासकों को काफी स्वायत्ता प्राप्त थी। प्रांतों में नायकार और या पॉलीगर प्रणाली लागू थी। स्थानीय शासन, प्रांतों का विभाजन वलनाडु या कोट्टम या नाडु में किया गया। नाडु स्थल और ग्राम। आयंगर व्यवस्था में विजयनगर के ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता थी और आयंगर 12 प्रशासकीय अधिकारियों का समूह था। यानी आयंगर क्या था? आयंगर व्यवस्था जो है वह ग्राम प्रशासन की मुख्य इकाई थी और ये 12 अधिकारियों का एक समूह था जिसे आयंगर कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व विभाग को अथावना तथा भूकर शिष्ट कहलाता था। राजस्व विभाग जो अथावना और भूकर शिष्ट कहलाता था। भूमि के प्रकार में जो है भूमि भंडारवाद, जो केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि थी उसे भंडारवाद कहा जाता था। उम्बली, जो विशेष सैनिक सेवाओं के बदले करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी सैनिकों को, उसे उम्बली कहा जाता था। रथ कोडगे, जिसमें युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले या शहीद के परिवारों को जो भूमि दान की जाती थी उसे रथ कोडगे कहा जाता था। कुटगी यानी पट्टे पर जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे कुटगी कहा जाता था। और मान्या, जो आयंगरों को प्राप्त की जाती थी, प्रदत्त की जाती थी, उसे मान्या भूमि कहा जाता था। कर, राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कर था, भूकर था, और जो लगभग 1/3 या 1/2 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। अन्य करों में गृह कर, औद्योगिक कर, संपत्ति कर, परिवहन कर, बाजार कर, पशु कर और सैनिक कर आदि प्रचलित थे। सैनिक संगठन में सेना को कदाचार कहा जाता था। सेना को जो है वह कदाचार कहा जाता था। और महासेनापति सैन्य विभाग का महाप्रबंधक था। सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु नियमित विद्यालय भी थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था
न्यायालय की भाषा संस्कृत थी और सम्याचार्य न्यायाधीश कहलाता था। शास्त्रीता राजा का न्यायालय, मुद्रितता केंद्र द्वारा नियुक्त न्यायालय, चल यानी सर्किट कोर्ट और प्रतिष्ठा यानी ग्रामीण न्यायालय। यानी न्याय व्यवस्था में 4 प्रकार के न्यायालय थे। शास्त्रीता राजा का न्यायालय शास्त्रीता कहलाता था, मुद्रिता जो केंद्र द्वारा नियुक्त न्यायालय होता था उसे मुद्रिता कहा जाता था, और सर्किट कोर्ट को चल कहा जाता था, और प्रतिष्ठा जो ग्रामीण न्यायालय को प्रतिष्ठा कहा जाता था। और इसके साथ साथ पुलिस विभाग को कवलकार कहा जाता था। धार्मिक नीति संगम वंश, शैव और तुलु वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर के सभी शासक धर्म सहिष्णु थे। विजयनगर के जितने भी शासक थे वह विजय धर्म सहिष्णु थे। और विजयनगर की मुद्रा की बात करें तो यहाँ सिक्के टकसाल में बनते थे, जिसे वरहा जो स्वर्ण सिक्का था लगभग 52 ग्रेन का, और इसके साथ से हूण, पौण, परदास यानी पेगोड़ा भी कहा जाता था। यानी विजयनगर की जो मुद्रा थी उसे पेगोड़ा भी कहा जाता था। और इसके साथ साथ प्रताप और फणम दोनों ही स्वर्ण सिक्के थे। तार या जैसे तारे भी कहा जाता था, चांदी का सिक्का था, और जीतल का तांबा भी था। और सिक्कों पर आकृतियां जो है हरिहर प्रथम, हनुमान और गरुड़ की आकृति, तुलु वंश के सिक्कों पर जो है गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृति, तथा सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृति का अंकन मिलता है। सामाजिक जीवन की बात करें तो समकालीन अनेक विदेशी यात्रियों जैसे निकोली कोंटी जो इटली का था, वह 1420-22 में देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। और इसके साथ साथ जो है दूसरे यात्री जैसे अब्दुल रज्जाक जो समरकंद के निवासी थे और 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय दरबार में आए थे। इसके साथ एथेंसियस निकितन, दुआर्टे बारबोसा, बार्थेमा, डियोगो पायस जो 1520-22 ईस्वी में कृष्णदेवराय के समय में आए थे। इसके साथ साथ फर्निवो नूनीज जो अच्युत देवराय 1535 ईस्वी में आए थे इसके शासनकाल में। और इसके साथ साथ सीजर फ्रेडरिक जो तालीकोटा युद्ध के बाद 1565 के बाद जो है 1566 ईस्वी में विजयनगर आया था। इनके वृत्तांतों से हमें विजयनगर के लोगों के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। उस समय समाज सुसंगठित था, ब्राह्मणों का अधिक प्रभाव था, कुछ विशेषाधिकार भी ब्राह्मणों को प्राप्त थे। राजा अथवा राज्य का कोई भी न्यायालय उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता था, यानी ब्राह्मणों को बहुत विशेष अधिकार प्राप्त था। राजा हो या कोई भी न्यायालय हो, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दे सकता था। जातीय जटिलता नहीं थी, यानी उस वक्त जातीय व्यवस्था जो है जटिल नहीं थी। छुआछूत ऊंच नीच की भावना विजयनगर में नहीं थी। स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था। और इसके साथ साथ वैश्य वर्ग चेटी कहलाता था, यानी जो व्यापारी वर्ग था जिसे वैश्य वर्ग कहा जाता वह विजयनगर के अनुसार चेटी कहलाता था, और जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहता था। वीर पांचाल दस्तकारों का वर्ग था, जिसमें लोहार, स्वर्णकार, कांस्यकार, बढ़ई आदि आते थे। और कृषक मजदूर जो होते थे उसे कुद्दी कहा जाता था। बड़वा एक समाज था, बड़वा समाज जो उत्तर से दक्षिण आकर वहां निवास करने वाले जो थे उन समूह को वो बड़वा कहा जाता था। दास प्रथा का भी प्रचलन था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेगबग कहा जाता था, यानी दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा के लिए जो है दासों का क्रय विक्रय किया जाता था, और इस दासों के क्रय विक्रय को जो है बेगबग कहा जाता था। और इसके साथ साथ गणिकाओं का भी वर्ग था। समाज में गणिकाओं का सम्मानित स्थान था। विशेष उत्सवों में गणिकाओं का प्रयोग किया जाता था, नाच गाने में प्रयोग होता था गणिकाओं का। और इसके साथ साथ जो है गणिकाओं को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी, और इसके साथ साथ सती प्रथा का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां विजयनगर में नहीं थी। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर के निवासियों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था, यानी जो अब्दुल रज्जाक थे उन्होंने वर्णन करते हुए विजयनगर के बारे में लिखा है कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक होता है, उसी प्रकार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन के साथ साथ गुलाब का फूल भी आवश्यक होता है। और महानवमी विजयनगर का राजकीय उत्सव था, जिसमें गणिकाओं को भी शामिल किया जाता था। यक्षगान, जो यक्षगान है वह विजयनगर की ही देन मानी जाती है।
प्रमुख स्थापत्य की बात करें कि विजयनगर में कौन कौन से स्थापत्य थे, तो स्थापत्य में जैसे जैसे लोटस महल, विठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, हजारा मंदिर, हस्तिशाला, मीनारदय, स्तंभ कक्ष, लिपाक्षी मंदिर, नगला आपुर, हासपैट, सिंहासन मंच इस युग के प्रमुख स्थापत्य थे। तो ये थी विजयनगर के बारे में कि विजयनगर में किन किन वंशों ने शासन किया, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए और उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अगली क्लास में हम जो है बहमनी और इसके साथ साथ दूसरे जो जौनपुर, मालवा में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार।